हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ICH गाइडलाइंस। तो इमेजिन करो कि मैं एक टीचर हूँ और मैं सभी स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या है, अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग हैं। कोई बंगाली बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई उर्दू बोलता है। तो यहाँ पे क्या है, जितने भी टाइप के स्टूडेंट हैं तो वो क्या है, अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं। तो एज अ टीचर मैं क्या करूंगा कि उन सभी की अलग अलग भाषाओं में तो मैं उन्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक सिंपल सा रूल बनाऊंगा कि सभी को जो है इंग्लिश में पढ़ाई करनी है। तो ये जो रूल है तो ये क्या है, सभी के काम में आएगा और इससे क्या है, सभी स्टूडेंट को फ़ायदा मिलेगा और वो आसान तरीके से पढ़ पाएंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने सभी के लिए क्या है, एक रूल या फिर एक स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए बोल दिया कि आपको जो है केवल इंग्लिश में पढ़ना है। तो इससे क्या होगा कि सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा। तो यही काम क्या है ICH का होता है कि ICH क्या है, एक ग्रुप होता है जो क्या है, अलग अलग कंट्रीज के जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी रहती हैं और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज रहती हैं, तो उनको क्या है, एक जैसे रूल्स और गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, जिससे क्या है, मेडिसिन की क्वालिटी और उनकी जो सेफ्टी है वो एक जैसी रहे हर कंट्री के अंदर। तो इसको मैं आपको थोड़ा इजी वे में और समझाता हूँ कि ICH की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि इंडिया की एक कंपनी हम कोई ले लेते हैं जो है हमारी सन फार्मा, है ना। तो सन फार्मा कंपनी क्या करती है, ये दवाइयाँ बनाती है, ये क्या है, मैन्युफैक्चर करती है, दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और एक क्या इंडिया में अथॉरिटी होती है जो क्या है, इसको रेगुलेट करती है कि कौन सी कंपनी दवाएं बना रही है, तो उसके लिए कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, दो हमारे मेन चीज़ होगी, एक तो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी और एक हमारी होगी फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो ये दोनों मिलकर क्या है, आपस में काम करेंगी। और इसके अलावा हम क्या एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक कंपनी है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और वहाँ पे भी क्या उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी रहेगी। तो हर कंट्री के अंदर क्या है, अलग अलग एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है हर देश के हिसाब से, और उनकी क्या है, अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर क्या है, उनकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी वो जो दवाइयाँ बनाएगी और उसको रेगुलेट करने वाली जो अथॉरिटी होगी पाकिस्तान के अंदर, तो वो क्या अपने हिसाब से काम करेगी। इंडिया की जो अथॉरिटी होगी वो उसके हिसाब से काम करेगी, इंडिया के हिसाब से काम करेगी। और मान लीजिए कोई और है, जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो उनके पास क्या है, उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी और उनकी खुद की अथॉरिटीज होंगी, तो वो क्या है, अपने हिसाब से काम करेंगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जितनी भी कंट्री होती हैं तो वहाँ पे जो दवाइयाँ बनाई जा रही हैं तो उनको रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी क्या है, अलग अलग होती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सारी अथॉरिटी एक ही तरीके से काम करती हैं, हर कंट्री की जो अथॉरिटी है वो अलग तरीके से रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है। तो इससे क्या रहता है कि दवाइयों की जो सेफ्टी रहती है और जो उसकी एफिकेसी रहती है, तो उसमें क्या है, बदलाव आ सकते हैं। एक कंट्री में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन बनेंगी क्योंकि वहाँ की रेगुलेटरी अथॉरिटी ज़्यादा अच्छी है, एक कंट्री की थोड़ी सी कम रह सकती है क्वालिटी और सेफ्टी। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है कि हर कंट्री में क्या है, अलग अलग जो है सेफ्टी और क्वालिटी हमें देखने को मिल रही है मेडिसिन की। तो उसको रेगुलेट करने के लिए क्या एक ग्रुप बनाया गया कि एक हमने ग्रुप बना दिया जो क्या करेगा कि ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगा जो क्या है, हर कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, और वो जो कंट्री है उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके दवाइयाँ बनाएगी। तो यहाँ पे जो रोल आता है वो आता है ICH का। तो ICH ही वो ग्रुप है जो क्या रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है हर कंट्री के लिए, और वो जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगा वो क्या है, हर कंट्री उसी को फॉलो करेगी, ताकि जिस भी कंट्री में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो दवाइयाँ बना रही है, तो वो चाहे किसी भी कंट्री की हो, वो क्या है, एक जैसी सेफ्टी और क्वालिटी उसकी रहेगी, क्योंकि वो क्या है, एक इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस है, रूल्स और रेगुलेशंस है, वो उनको फॉलो करनी है, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करनी है, ना कि वो अपनी जो लोकल अथॉरिटी रहती है उनकी गाइडलाइंस को। तो ICH क्या है, एक ग्रुप है जो क्या करता है, अलग अलग कंट्रीज की रेगुलेटरी अथॉरिटी और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को रूल्स और गाइडलाइंस जो है प्रोवाइड कराता है, ताकि सभी कंट्री में एक जैसे स्टैंडर्ड्स फॉलो हों और सभी की जो क्वालिटी और सेफ्टी रहती है मेडिसिन की वो क्या है, एक जैसी रहे, है ना। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि ICH क्या काम करता है। तो ये था सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन ICH का। अब ये बहुत आसान है, इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और चैप्टर का नाम वही है हमारा ICH गाइडलाइंस। और पर्पज़ हम इसमें देखेंगे कि क्या पर्पज़ रहता है, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं, कि ICH गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं, साथ में क्या इसकी प्रोसेस क्या होती है अगर हमें किसी भी गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करना है तो इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए, तो मैंने आपको बेसिक तो समझा ही दिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसे आप याद कर लेना। अगर पूरी आपको याद नहीं होती है तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन आप याद कर लेना। देखिए, ये जो वर्ड है ना हार्मोनाइजेशन, इसको आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह आप एक और वर्ड जो है यूज कर सकते हो हार्मोनाइजेशन की जगह, जैसे हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। अगर आपको हार्मोनाइजेशन में कन्फ्यूजन होता है तो आप स्टैंडर्डाइजेशन यूज कर सकते हो, है ना। तो एक ही चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है।
चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, थ्योरी को थोड़ा पढ़ते हैं। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो ICH इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट ब्रिंग्स टुगेदर रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स। देखिए ICH क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये काम क्या करती है, ये दोनों को साथ लेके आती है। किस किस को साथ लेके आती है, एक तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी रहती है हर कंट्री की अलग अलग, और एक क्या है हर कंट्री की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, तो उनको क्या ये साथ में लेके आती है। ये क्या कुछ गाइडलाइंस वगैरह बनाते हैं, डेवलप करते हैं और या फिर उन्हें प्रमोट करते हैं और स्टैंडर्ड्स को जो है बनाते हैं, जिससे क्या है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स रहते हैं तो उनकी क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या है वर्ल्ड वाइड अच्छी बनी रहे, है ना। चलिए इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट्स एम इज टू स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी प्रोसेस एंड फैसिलिटेट ग्लोबल एक्सेस टू सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन। तो ICH का सिंपल सा एम ये रहता है, तो वो जो भी रेगुलेटरी प्रोसेस बना रहे हैं तो वो क्या स्मूथ रहे और मोर एफिशिएंट रहे, ताकि जो भी पीपल्स वर्ल्ड वाइड में जो मेडिसिन यूज करते हैं वो सेफ और इफेक्टिव रहे, है ना। तो ये बिल्कुल इसका सिंपल सा एम रहता है। चलिए ICH गाइडलाइंस, ICH क्या रहता है उसके बारे में तो डिस्कस कर लिया है। अब मेन जो हमारे इसके अंदर टॉपिक है, एक तो पर्पज, पार्टिसिपेंट्स और प्रोसेस, इन तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले पर्पज को समझते हैं कि पर्पज क्या रहता है ICH गाइडलाइंस का। प्राइमरी गोल क्या रहता है ICH गाइडलाइंस का, कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो क्या डिफरेंट कंट्रीज के अंदर बनते हैं, तो उनको बनाने के लिए क्या है रूल्स और रेगुलेशंस और जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको डेवलप करना। तो इसका प्राइमरी गोल रहता है ICH गाइडलाइंस का, है ना। चलिए अब बात करते हैं कुछ और अदर जो हमारे पर्पज रहते हैं उनके बारे में एक एक करके। तो देखिए एक पर्पज रहता है ग्लोबल कंसिस्टेंसी। ग्लोबल कंसिस्टेंसी का मतलब रहता है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं तो वो क्या है हर कंट्री के लिए एप्लीकेबल होने चाहिए, यानी ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाने चाहिए जो क्या है हर कंट्री उन्हें फॉलो कर पाए। तो सिंपल सा मतलब है एंश्योरिंग यूनिफॉर्म रेगुलेशंस वर्ल्ड वाइड, एक जैसे रूल्स और रेगुलेशंस सभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए हर कंट्री के अंदर। नेक्स्ट बात करें क्वालिटी एश्योरेंस, ऐसे स्टैंडर्ड्स को जो है सेट किया जाए, ऐसे स्टैंडर्ड्स जो है बनाए जाए वहाँ पे, जिससे क्या है जो सेफ्टी, एफिकेसी रहती है और जो परफॉर्मेंस रहती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की वो क्या है अच्छी बनी रहे, है ना, वो क्या है टॉप पे रहे हमेशा। नेक्स्ट बात करें तो वो है हमारा रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेटरी प्रोसेसेस। देखिए ये जो स्ट्रीमलाइनिंग है इसे देख के आप कंफ्यूज मत होना, इसका सिंपल सा मतलब रहता है मेक समथिंग मोर एफिशिएंट और स्मूथ बाय रिमूविंग अननेसेसरी स्टेप्स और कॉम्प्लिकेशंस, है ना। कि कोई भी हम रूल्स और रेगुलेशंस बना रहे हैं, कोई भी हम रेगुलेटरी प्रोसेसेस जो बना रहे हैं, तो उनको क्या है ज़्यादा एफिशिएंट रख सकें हम और ज़्यादा उन्हें स्मूथ रख सकें उनमें, कि जो भी हम रेगुलेटरी प्रोसेसेस बना रहे हैं, जो भी रूल्स हम बना रहे हैं, तो उसमें कोई अननेसेसरी स्टेप्स नहीं होने चाहिए या फिर वो क्या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, वो क्या आसानी से जो समझ में आ पाए और ज़्यादा अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से या फिर स्मूथली उन्हें जो है हर कंपनी उन्हें फॉलो कर पाए, है ना, हर कंट्री उन्हें फॉलो कर पाए। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइनिंग रेगुलेटरी प्रोसेसेस, है ना। तो ये क्या है इसका पर्पज होता है ICH गाइडलाइंस का। नेक्स्ट आता है इनोवेशन प्रमोशन, फोस्टरिंग एन एनवायरनमेंट फॉर न्यू डेवलपमेंट्स, है ना। फोस्टरिंग का मतलब है कि एक अच्छा सा एनवायरनमेंट बनाना ताकि जो नए नए डेवलपमेंट्स हैं वो क्या होते रहें। एक और होता है हमारे इसमें एक्सेस टू मेडिसिन, सिंप्लीफाई मार्केट एंट्री फॉर एसेंशियल ड्रग्स, के जो भी मार्केट में जो ड्रग्स वगैरह बेचे जाते हैं, ठीक है, तो जो एसेंशियल ड्रग्स रहते हैं, जो क्या है जरूरी ड्रग्स रहते हैं, एक तो क्या नॉन एसेंशियल रहते हैं, एक एसेंशियल ड्रग्स रहते हैं। एसेंशियल क्या है जो बीमारी में दिए ही जाते हैं, बुखार आ गया तो पैरासीटामोल देनी देनी है, तो वो क्या एक एसेंशियल ड्रग हो गया। अब उसके साथ क्या मल्टीविटामिन दे दें तो वो क्या नॉन एसेंशियल हो गया, है ना। वो क्या कुछ प्रॉफिट तो करेगा लेकिन उसका बुखार से कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी एसेंशियल ड्रग्स रहते हैं जो क्या रिक्वायर्ड रहते हैं, तो उनकी जो एंट्री रहती है मार्केट के अंदर, तो उसको क्या है सिंप्लीफाई करना, वो आसान तरीके से एंट्री ले सके मार्केट में। तो उसके लिए क्या है रूल्स ऐसे बनाना जो बिल्कुल सिंपल हो, कोई अननेसेसरी उसमें स्टेप्स या फिर कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने चाहिए, वो क्या है ईजिली जो है मार्केट में एंट्री कर पाए। सबसे लास्ट है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कि जो भी क्या है नए नए चैलेंजेस आते हैं तो उनको एड्रेस करना, है ना, उनको सॉल्व करना और नए नए रूल्स बनाना चैलेंजेस के हिसाब से। तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ICH गाइडलाइंस का एक पर्पज रहता है। तो ये इसके बिल्कुल मैंने सिंपल से आपको शॉर्ट में बता दिए। अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इस तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ है कि हमें यूज क्यों करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व। तो पर्पज के बारे में डिस्कस कर लिया, अब देखते हैं कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ICH मैंने आपको बता दिया कि एक क्या होता है, ये एक ग्रुप होता है। अब ये ग्रुप तो होता है जो क्या रूल्स और रेगुलेशंस डेवलप करता है, बनाता है, लेकिन
इस ग्रुप में होता कौन है, कौन बनाता है रूल्स और रेगुलेशंस? तो देखिए पार्टिसिपेंट्स की हम बात करते हैं कि कौन कौन इसमें प्रेजेंट होता है। तो उसमें 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहले रहते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज, सेकंड रहते हैं इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स और थर्ड रहते हैं ऑब्जर्वर्स। तो 3 मेन इसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज की। तो दीज आर गवर्नमेंट एजेंसी दैट मेक रूल्स टू कीप मेडिसिन सेफ, है ना। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज कौन होती हैं? ये क्या है, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, है ना। गवर्नमेंट एजेंसी रहती हैं जो क्या करती हैं, रूल्स बनाती हैं ताकि जो मेडिसिन है वो क्या है, सेफ बनी रहे। अब ये रेगुलेटरी अथॉरिटी रहती हैं जो गवर्नमेंट एजेंसी रहती हैं, तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं? तो इसमें आ जाते हैं FDA, जैसे हम बोलते हैं यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और सेकंड रहता है EMA यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, एंड एक होता है हमारा PMDA, है ना, जो क्या होता है फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज एजेंसी। तो ये क्या है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो क्या है पार्टिसिपेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे मैंने इनकी फुल फॉर्म मेंशन कर दी, इनको आप हमेशा याद रखना सारी की सारी फुल फॉर्म को, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारी एक जैसी लगती हैं लेकिन उनके मतलब अलग होते हैं। तो ये क्या रूल्स बनाती हैं और साथ में क्या करती हैं, ये इस चीज़ को एंश्योर करती हैं कि ये जो रूल्स वगैरह बनाए गए हैं मेडिसिन को लेके, तो जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं इनको क्या है फॉलो करें, है ना। तो ICH गाइडलाइंस को फॉलो करें अच्छे तरीके से। तो ये तो हो गए पहले हमारे पार्टिसिपेंट्स जो क्या है रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। सेकंड होते हैं इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं तो इसमें क्या है, डिफरेंट कंट्रीज की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रहती हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, या फिर उसमें जो रिसर्चर्स होते हैं जो काम करते हैं, है ना, वहाँ पे जो लोग पीपल्स काम करते हैं और जो रिसर्चर्स रहते हैं तो वही होते हैं हमारे इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। तो इनका मेन काम क्या रहता है कि ICH गाइडलाइंस को बनाते हैं तो उसमें ये मदद करते हैं। अब मदद कैसे करते हैं कि जो भी उन्हें नॉलेज रहती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की और जो भी उन्हें एक्सपीरियंस रहता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, तो उसको शेयर करते हैं, जिसकी मदद से क्या है जो रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज रहती हैं वो क्या है रूल्स बना पाती हैं। तो ये क्या है मदद करते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज की अपनी नॉलेज को, जो एक्सपीरियंस रहता है उसको शेयर करके ICH गाइडलाइंस को बनाने में। थर्ड जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो होते हैं ऑब्जर्वर्स, है ना। तो ये क्या है रूल्स तो नहीं बनाते हैं, कोई वोट भी नहीं करते। जैसे कोई गाइडलाइन बनाई जाती है तो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो क्या वोट करते हैं कि ये ठीक है या नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये जो ऑब्जर्वर रहते हैं ये वोट तो नहीं करते हैं, है ना। तो ये क्या अपनी तरफ से छोटे मोटे आइडियाज वगैरह शेयर करते हैं। इनका मेन काम रहता है ये चीज़ एंश्योर करना कि ये जो गाइडलाइंस वगैरह बनाई जा रही हैं तो ये क्या है पब्लिक हेल्थ के लिए ठीक रहेंगी या नहीं रहेंगी। ऐसा तो नहीं है पब्लिक को इससे कोई नुकसान हो रहा हो, है ना। तो ऑब्जर्वर्स में क्या है मेनली जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया और भी वेरियस टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, तो उससे रिलेटेड क्या है जो मेंबर्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो वो क्या वोट नहीं करते हैं किसी भी गाइडलाइंस को। ऐसा नहीं है कि ये ठीक है, नहीं नहीं ये गलत है ना, हम वोट करते हैं कि इसे फॉलो नहीं करना है। तो ये क्या वोट वगैरह नहीं करते, ये क्या बस उनकी छोटी मोटी हेल्प कर देते हैं, थोड़े बहुत आइडियाज वगैरह शेयर कर देते हैं। और मेन काम इनका रहता है इंश्योर करना कि पब्लिक के लिए सही है या नहीं जो भी गाइडलाइन है ना। तो ये चीज़ होगी। तो मेन हमारे इसमें क्या है 3 पार्टिसिपेंट्स हो गए, रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो क्या है मेन गाइडलाइंस को बनाती हैं, है ना, रूल्स को बनाती हैं। इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव्स जो क्या है अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर करके ICH गाइडलाइंस को बनाने में हेल्प करते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज की। थर्ड रहते हैं ऑब्जर्वर्स, है ना। ये क्या करते हैं कि छोटे मोटे आइडियाज देके हेल्प करते हैं रूल्स बनाने में, और मेन इनका काम रहता है कि पब्लिक हेल्थ के लिए ये जो रूल्स और रेगुलेशन है ये ठीक है या नहीं है। तो ये हो गए हमारे तीनों के तीनों पार्टिसिपेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सबसे लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमने पर्पस देख लिया, पार्टिसिपेंट्स देख लिए, अब सबसे लास्ट देखते हैं प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजेशन, है ना, कि ये प्रोसेस काम कैसे करती है, किसी भी रूल को इम्प्लीमेंट किया कैसे जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है जो इश्यू रहता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। देखिए रूल्स तभी बनाए जाते हैं जब कोई प्रॉब्लम होती है। ऐसा तो है नहीं कि बिना प्रॉब्लम के रूल्स बस ऐसे ही बना दिए। जब क्या है हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं तब हम उनसे रिलेटेड कोई रूल्स और रेगुलेशंस लेके आते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है आइडेंटिफाई किया जाता है किसी तरह के इश्यू को, है ना, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में अथॉरिटीज में होता है किसी तरीके का। तो जो भी वहाँ पे जो पीपल्स होते हैं जो क्या है रूल्स और रेगुलेशंस को बनाते हैं, है ना, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज रहती हैं, तो वो क्या करती हैं डिफरेंट जो एरियाज रहते हैं तो उनको जो नोटिस करती हैं, है ना, वहाँ पे जाके चेक करती हैं, उनको नोटिस करती हैं और वहाँ पे ये देखती हैं कि जो रूल्स वहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं वो सब जगह फॉलो किए जा रहे हैं वैसे ही हैं या फिर कुछ अलग तो नहीं वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो वो ये चीज़ पहले चेक करेंगे कि जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है किसी भी कंट्री के अंदर तो वो रूल्स उसी तरीके से फॉलो कर रही है ना जो सभी लोग फॉलो करते हैं, एक ही जैसे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो पहले तो क्या है वो ये देखते हैं, है ना। और अगर उन्हें लगता है कि कोई रूल क्या है सेम नहीं है, वहाँ पे क्या है अलग तरीके से चीज़ें करी जा रही हैं और दूसरी जगह पे किसी अलग तरीके से चीज़ें की जा रही हैं, है ना,
तो अगर रूल्स क्या सेम नहीं होंगे तो वो क्या है एक प्रॉब्लम को जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कोई मेडिसिन बनाई जा रही है तो डिफरेंट कंट्रीज में क्या अलग अलग रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। तो पहले तो क्या है वो एक इश्यू को जो है आइडेंटिफाई करेंगे, देन फिर क्या करेंगे वो गाइडलाइन बनाएंगे उससे रिलेटेड, है ना, कि अब हम एक रूल बनाएंगे कि आपको दवाइयाँ एक जैसे तरीके से बनानी है। ऐसा नहीं है कि आप जो अलग तरीके से बना रहे हो आप अलग तरीके से बना रहे हो, है ना। तो वो क्या करेंगे एक गाइडलाइन बनाएंगे, एक रूल बनाएंगे। तो जो भी एक्सपर्ट्स रहते हैं अलग अलग प्लेसेज के तो वो क्या है वहाँ पे काम करते हैं और एक वहाँ पे क्या है रूल को जो है बनाते हैं। और जब रूल बन जाता है तो वहाँ जितने भी पीपल्स हैं जिन्होंने रूल को बनाया है, जितने भी वहाँ मेंबर्स होते हैं, तो वो क्या है सभी के सभी उस पर एग्री करते हैं। अगर वो एग्री करते हैं तो उस रूल को आगे जो है प्रोसेस किया जाता है, अगर एग्री नहीं करते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। नेक्स्ट आता है आस्किंग फॉर फीडबैक, है ना। तो जो रूल बनाया गया है तो वे क्या उसे शेयर करेंगे वहाँ जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके साथ, उन सभी से उनके ओपिनियंस पूछेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये रूल सही है या नहीं है। जितने भी मेंबर्स हैं तो उनको वो रूल दिखाएंगे, है ना, उनके पास उसे ड्राफ्ट करेंगे। उसके बाद सभी लोग उसे पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, उस पर विचार करेंगे, देन अपने अपने ओपिनियंस वो देंगे कि रूल ठीक है, ये ठीक नहीं है, या फिर क्या है इसमें कोई चेंजेस होने चाहिए, है ना, या फिर इसमें कुछ बदलाव करने चाहिए। तो ये सारे ओपिनियंस क्या है जो वहाँ पे मेंबर्स होंगे वो क्या रूल को पढ़ने के बाद उसे देखने के बाद अपने अपने ओपिनियंस देंगे। और ओपिनियंस देने के बाद क्या होता है मेकिंग चेंजेस। अगर क्या है रूल ठीक है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे क्या है जो भी रूल्स होते हैं फीडबैक के हिसाब से उन्हें एडजस्ट किया जाता है ना। और एडजस्ट करने के बाद सभी लोगों से फिर दोबारा से देखते हैं, सभी क्या है जब खुश हो जाएंगे हाँ ये परफेक्ट रूल है एकदम, तब फिर क्या उसे आगे के लिए प्रोसेस किया जाएगा। सबसे लास्ट जो स्टेप रहता है वो रहता है पुटिंग इन टू एक्शन। अब ये क्या है फाइनल स्टेप रहता है, सभी लोग खुश हैं हाँ भाई एक रूल बन गया एक बढ़िया सा, तो सभी जो मेंबर्स हैं वो एग्री हो जाते हैं उस पर कि हाँ ये परफेक्ट है बिल्कुल, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। देन उसके बाद क्या है उसे एक्शन में लाया जाता है ना। और वो जो रूल है वो क्या है ऑफिशियल हो जाता है ना, कि अब ये रूल क्या है सभी के लिए एप्लीकेबल है, सभी कंट्रीज इस रूल को फॉलो करेंगे, जिससे क्या है जो भी फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं जो मेडिसिन है वो बनाई जाएंगी तो वो क्या है सेफ और क्या है अच्छे तरीके से काम करें। तो ये होता है एक सिंपल सा प्रोसीजर बिल्कुल। अगर आप किसी बुक वगैरह से इसे पढ़ोगे तो आपके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाएगा इस पूरे प्रोसेस को समझना, है ना। पर्पज उसके हो गए, पार्टिसिपेंट्स हो गए, प्रोसेस हो गई, लेकिन यहाँ मैंने क्या आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझा दिया है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये तो हमारा ICH वाला इतना पोर्शन हो गया। अभी इसमें 2-3 चीज़ें और बची हैं। एक तो क्या है इसमें QACM बचा हुआ है, तो वो क्या बिल्कुल छोटा सा है, 1-1.5 पेज का ही है मुश्किल से। और इसके अलावा स्टेबिलिटी से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस है ICH की, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो मुश्किल से 2-3 पेज के टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद एक कंप्लीट ICH वाला हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।